प्यारे बच्चों, हम अपने पहले पाठ के अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। हमें आज करना है अपना भाषा से। हम इन सब प्रश्नों को हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, क्योंकि ये वर्कशीट की तरह है और हमें जगह मिला हुआ है, स्पेस दिया हुआ है। तो आगे से आप ध्यान रखिएगा इन सब प्रश्नों को, जैसे कि सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। जो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं उनको हम बुक में ही करेंगे। आज हम अपने भाषा से समान तुक वाले शब्द लिखेंगे। इसको भी आपको अपने बुक में ही, पाठ्य पुस्तक में ही करना है। हाँ, तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है भाषा से समान तुक वाले शब्द लिखो। पहला शब्द है घोला। तो हमें तुक मिलाना है। तुक में केवल उच्चारण और ध्वनि ही मिलेगा, अर्थ नहीं मिलेगा। तो ये तुक वाले शब्द का क्या उपयोग है जीवन में? ये जब हम कविता लिखते हैं तो प्रयास करते हैं कि हमारी कविता लयबद्ध हो, उसमें ये तुक वाले शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और यह कविता को रोचक और प्रभावशाली बनाता है और कविता पाठ को सुंदर बनाता है। तो हम पहले शब्द पे चलते हैं, घोला। घोला का तुक मिलने वाले शब्द हैं गोला, झोला। हमने इसको कल कर रखा था, मैं इसको दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ। घोला, गोला, झोला। जागे का तुक मिलने वाले शब्द हैं आगे और भागे। डाल, डाल का तुक मिलने वाले शब्द हैं दाल, जाल, माल। इस तरह के शब्द आप लिख सकते हैं। शोर, शोर का है मोर, जोर। रंग, रंग का है दंग, जंग। तो ये थे हमारे तुक मिलने वाले शब्द। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है कि बाईं ओर लिखे शब्द के समानार्थी शब्द पर गोला लगाओ। समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी कहते हैं। तो बच्चों, समानार्थी कौन सा शब्द होता है? समान अर्थ वाले, जैसे कि नाम से ही पता है, समान अर्थी शब्द, अर्थात या मतलब उसका होता है समान अर्थ वाले शब्द। हिंदी व्याकरण के हिसाब से हम लोग समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो हमारा पहला शब्द है सूरज। हम इसमें से समानार्थी शब्द छांटेंगे और उस पर गोला लगाएंगे। तो सूरज का समानार्थी शब्द है सूर्य। सूरज का समानार्थी शब्द सूर्य है। रोशनी क्यों नहीं है? क्योंकि रोशनी तो प्रकाश को बोला जाता है। प्रकाश दिए से भी आ सकता है, मोमबत्ती से भी आ सकता है, चांद से आ सकता है, सूर्य से आ सकता है, बल्ब, मोबाइल, कहीं से भी आ सकता है बच्चों। तो इसीलिए प्रकाश सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। उसी तरह किरण, किरण कहाँ से आती है? किरण रोशनी के स्रोत से आती है। रोशनी का स्रोत फिर सूरज भी हो सकता है, मोमबत्ती भी हो सकती है, बल्ब हो सकता है। तो ये किरण जो है, किरण सूरज का समानार्थी शब्द नहीं है। उसी तरह धूप, धूप सूर्य की किरणों से आती है या बनती है। धूप किससे बनती है बच्चों? सूर्य के किरणों से बनती है, वह सूरज नहीं होती। तो धूप सूर्य का प्रकाश होता है, धूप सूरज नहीं होता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है सूर्य। सूर्य का समानार्थी शब्द है, सूरज का समानार्थी शब्द है सूर्य।
तो हम सूर्य पे गोला लगाएंगे बच्चों। आगे चलते हैं, हमारा अगला है फूल। फूल, कमल, कली, गुलाब, पुष्प। तो इसमें कमल क्या होता है? कमल एक प्रकार का फूल होता है। यह पानी में, कीचड़ में खिलता है। तो ये तो एक फूल का नाम हुआ। कमल क्या हुआ बच्चों? एक फूल का नाम हुआ। कली क्या है? कली जब फूल खिलने से पहले किस रूप में होता है? कली के रूप में। ये बंद होता है, पंखुड़ियाँ खुली नहीं होती, फूल से एकदम अलग दिखता है। तो कली फूल का समानार्थी नहीं है। कली तो वह फूल होता है जो अभी खिला ही नहीं, तो फूल तो नहीं है वो, इसीलिए हम उसको फूल का समानार्थी नहीं मानेंगे। कमल को क्यों नहीं माना बच्चे? हमने कमल को फूल इसलिए नहीं माना क्योंकि कमल तो फूल का नाम है। फूल तो कोई भी फूल हो सकता है, लेकिन कमल तो एक खास फूल है जो पानी में या कीचड़ में खिलता है। गुलाब, उसी तरह गुलाब भी क्या है? एक फूल का नाम है। आपने गुलाब का फूल तो देखा ही होगा। इसके पेड़ पे इसकी जो पौधे हैं, गुलाब के पौधों में कांटे होते हैं। नेहरू जी को भी गुलाब का फूल पसंद था। तो फूल गुलाब क्या है? एक फूल का नाम है। यह फूल का पर्यायवाची नहीं। हमारा अगला शब्द है पुष्प। पुष्प जो है ये फूल का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा सही उत्तर है पुष्प। फिर से एक बार बता दें, कमल, गुलाब ये फूल का नाम है। ये फूल का पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। कली फूल नहीं होती है, फूल बनने से पहले का रूप है, इसीलिए कली भी फूल का समानार्थी शब्द नहीं है। हम आगे चलते हैं। हमारा अगला शब्द है जंगल। जंगल, उपवन। उपवन बच्चों बगीचा को बोलते हैं। बगीचा मनुष्यों द्वारा लगाया जाता है। बगीचा, उपवन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि ये मनुष्यों द्वारा लगाया जाता है। बगीचा हो चाहे उपवन हो, इसकी कैसी पहचान, खास पहचान क्या है कि यहाँ पेड़ पौधे पंक्तियों में लगे रहते हैं। और जंगल में सब पौधे आपस में मिले होते हैं, वो जरूर पंक्तियों में नहीं होते, वो स्वयं ही लग जाते हैं। पेड़ों के गिरे बीज जम जाते हैं और धीरे धीरे कुछ वर्षों में वो पेड़ बन जाते हैं। तो जंगल किससे अलग है? उपवन, बगीचा, वाटिका। उपवन, बगीचा, वाटिका मनुष्यों द्वारा लगाए जाते हैं। पेड़ सीधे क्रम में लगे होते हैं। अलग अलग पेड़ों के लिए अलग अलग जगह बने होते हैं। फलदार पेड़ कहीं अलग लगे होते हैं, छाया वाले पेड़ अलग रखे होते हैं, सब सीध में होते हैं और एक सुंदर सा दृश्य बनाते हैं। लोग इसीलिए वाटिका, बगीचा, उपवन में जाना पसंद करते हैं। वहाँ बैठने के लिए अलग जगह बना होता है, आसपास पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो इसीलिए वह जंगल से अलग है। तो इसका समानार्थी है वन। जंगल का समानार्थी शब्द है वन। वन अपने आप लगते हैं बच्चों, इनको कोई सींचता नहीं है, पौधे तक नहीं लगाता। ये पेड़ पौधों से गिरे बीजों से बनता है और सब पौधे एक दूसरे में मिले रहते हैं, कोई क्रम नहीं होता, जंगल झाड़ियाँ होती हैं। तो ये अंतर था हमारा
जंगल, जंगल शब्द का समानार्थी वन हुआ। उपवन, बगीचा, वाटिका ये मनुष्यों द्वारा लगाया जाता है। इसमें भी पेड़ पौधे होते हैं, तो ये हमारा समानार्थी शब्द नहीं है, तो वन, वन सही उत्तर है। हम वन पे गोला लगाते हैं। तो वन जंगल का समानार्थी शब्द है। आसमान, आसमान शब्द का पर्यायवाची है या समानार्थी है गगन। गगन का अर्थ आसमान होता है। बादल, बादल तो आसमान में रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए बादल अलग चीज़ है। आसमान नीले रंग का होता है, बादल सफ़ेद या काले होते हैं। उसी तरह मेघ, मेघ भी बादल होते हैं, घटा भी काले बादल होते हैं। तो बादल, मेघ, घटा, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि यह आसमान के समानार्थी तो नहीं है। नहीं, बादल आसमान में रहते हैं, आसमान नीला होता है। अंतर समझ आया? जो बादल, मेघ या घटा ये आसमान में मिलते हैं, लेकिन आसमान अलग शब्द है। आसमान का समानार्थी है गगन। आसमान नीला होता है, बादल सफ़ेद या काले होते हैं, तो ये अंतर है, ठीक है ना। तो हम आसमान का समानार्थी क्या लिखेंगे बच्चों? गगन। तो गगन पे गोला लगाते हैं। तो आसमान का समानार्थी गगन। अब हम चलते हैं, नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञाओं के नीचे रेखा खींचो। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ये संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा कितने प्रकार का होता है। भेद हमने व्याकरण में भी किए थे। व्याकरण के, हिंदी व्याकरण हमारे पाठ के प्रश्नों में भी आता है, तो हम वहाँ भी करेंगे। तो पहले संज्ञा क्या होता है उसको दोहरा लेते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमें क्या करना है? हमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें से भाववाचक संज्ञा के नीचे रेखा खींचना है। तो भाववाचक संज्ञा होता क्या है, पहले हमें ये पता करना है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति वस्तु का गुण, दोष, गुण क्या होता है बच्चों? जैसे सच्चाई, ईमानदारी। दोष ईर्ष्या, जलन। दशा तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा दशा, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। तो हम प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, वह सदा सत्य बोलता है। तो सत्य क्या है? गुण है। किस चीज़ का आएगा? गुण है, गुण। तो सत्य भाववाचक संज्ञा है। सत्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हम इसको वह सदा सत्य बोलता है।
तो सत्य क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। सत्य क्या है? भाववाचक संज्ञा का गुण बता रहा है। किसका गुण बता रहा है? उस व्यक्ति का जो सच बोल रहा है, वह सदा सत्य बोलता है। उसी तरह चारों ओर गंदगी फैली है, चारों ओर गंदगी फैली है, तो ये दशा बता रहा है। क्या चीज़? गंदगी। तो हम लोग गंदगी को रेखांकित करते हैं, गंदगी दशा बता रहे। उसके बाद उसकी बोली में बड़ी मिठास है। ये मिठास शब्द क्या है? भाव। मिठास ये भाव है। ताजमहल का सौंदर्य देखकर हम दंग रह गए। यह क्या है? ये सौंदर्य है, ये भी भाव है। अवस्था बच्चों क्या होती है? अवस्था जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये अवस्था हो गई। ठीक है। दशा, दशा जैसे गंदगी। ठीक है। और इस तरह के गुण दोष में तो आपको पता है, सच्चाई, ईमानदारी, दोष में ईर्ष्या, जलन। ठीक है। तो ये थे हमारे भाववाचक संज्ञाओं के नीचे रेखा खींचनी। इस प्रश्न को भी हम अपने पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे। तो वह सदा सत्य बोलता है, तो इसमें सत्य भाववाचक संज्ञा है। चारों ओर गंदगी फैली थी, तो गंदगी भाववाचक संज्ञा है। उसकी बोली में बड़ी मिठास है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। ताजमहल का सौंदर्य देखकर हम दंग रह गए, सौंदर्य, सुंदरता, यहाँ तो सौंदर्य भाववाचक। ठीक है। तो प्यार, खुशी, सौंदर्य, सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? संज्ञा। इसमें संज्ञा के बारे में बताया गया है। संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें इसमें केवल भाववाचक संज्ञा को पहचानना था। हिंदी में, इंग्लिश में नाउन आपने सुना होगा, उसमें भी नाउन इज नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग। उसमें हम लोगों ने देखा कि उसमें भाव को नहीं जोड़ा गया है। भाव हिंदी में जो संज्ञा है वो भी संज्ञा में लिया जाता है, ये अंतर है। इसमें भावों को भी संज्ञा में लिया जाता है, तो ये अंतर था। अब हम आगे अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन शब्दों के पहले सही विशेषण चुनकर लिखो। इन शब्दों से पहले सही विशेषण शब्द चुनकर लिखो। तो पहला शब्द है, तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हो, वो शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जा रही हो वे विशेष्य कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बतलाई जा रही हो उनको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे पहला हम उदाहरण लेते हैं, फूल। तो कविता में लिखा था हंसते फूल। क्या था? हंसते फूल। तो हमारा हंसते फूल, तो इसके अंदर हमने बच्चों क्या देखा कि हंसते है विशेषण, फूल क्या है? फूल की विशेषता बताई जा रही है।
फूल को विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है उसको विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण और विशेष्य का हमें पता चला। अब हम इसको छांट के लिखेंगे। हाँ, तो बच्चों ये प्रश्न भी हम किस में लिखेंगे? पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। इसको नोटबुक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हमारा है हंसते फूल। हंसते फूल। और अगला है डैश सूरज। सूरज कैसा था? गोल। गोल सूरज। गोल सूरज। ये हम अपने कविता के हिसाब से लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो कविता में जैसे जैसे हमें विशेषण बताया गया था हम अपने कविता के हिसाब से छांट के लिख रहे हैं। अंधेरा, घना अंधेरा। घना अंधेरा। आसमान कैसा था? नीला आसमान। नीला आसमान। कलियां कैसी थी? बंद कलियां। खिलने से पहले कलियां बंद रहती हैं, तो बंद कलियां। बंद कलियां। उसके बाद रंग है। रंग नारंगी रंग। नारंगी एक रंग होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग ऑरेंज बोलते हैं। ऑरेंज एक कलर भी होता है, एक फ्रूट भी होता है। उसी तरह हिंदी में भी नारंगी रंग और फल दोनों के लिए ही कहा जाता है। तो नारंगी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों। हंसते फूल, गोल सूरज, घना अंधेरा, नीला आसमान, बंद कलियां, नारंगी रंग। तो ये सब थे विशेषण जो हमने लिखे हैं हरे रंग से। ये सब विशेषण हैं और जिनकी विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण विशेष्य की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या हम लोग ने लिखा है हंसते फूल। बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, क्या विशेषण फूल का केवल हंसते ही हो सकता है? यार ध्यान से इस पे सोचना। जब हम फूल की बात कर रहे हैं तो क्या फूल का विशेषण केवल हंसते ही हो सकता है? विशेषण कोई भी शब्द होता है। हमने असल में क्या किया है, हमने जो हमें विशेषण दे रखे थे हमने उसी में से चुनना था। फूल सुंदर फूल भी लिख सकते हैं, सुंदर फूल की विशेषता तो हो जाएगा। लाल फूल, ये भी लाल भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन हमें जो शब्द दिए थे उसी में से चुनना था। हमें जो विशेषण शब्द दिए थे उसी में छांट के लिखना था। इसीलिए
ये मत समझ लेना कि फूल का विशेषण हमेशा हंसते ही होगा, सूरज का हमेशा गोल होगा, अंधेरा का घना होगा, ऐसी बात नहीं। हमें दिए हुए विशेषण शब्दों को ही चुनना था, इसीलिए। नहीं तो फूल का सुंदर फूल, लाल फूल, ठीक है, बड़ा फूल, छोटा फूल, कुछ भी विशेषण हो सकता था। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा अभ्यास प्रश्न। सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। तो ये हमारे क्रियाकलाप वाले जो प्रश्न हैं। सूरज निकलने पर कौन सा रंग फैला होगा? सबसे पहले सूर्य निकलता है तो आसमान में, क्षितिज में कैसा होता है? सिंदूरी रंग, ठीक है। सिंदूरी रंग का रंग, लाल रंग फैलने लगता है, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर आता है तो यह चमकीला पीले में बदल जाता है। तो ये तो हम बता रहे हैं, इसको करना नहीं है। सूरज के गोले में इससे उससे तुमसे हमसे क्या क्या बातें की होगी? तो इसमें सूरज ने सबसे बातें, मैंने कहा कि इतनी सारे सबसे, सूरज क्या करता है? किसी से भेदभाव नहीं करता। तो उसने सबसे क्या बात की होगी? हम लोग कैस कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि सबको उसने उठने के लिए प्रेरित किया होगा। उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो ये सर्वनाम जो थे, इससे उससे तुमसे हमसे, तो सूरज क्या करता है? बिना भेदभाव के सबसे बात करता है, सबको प्रेरणा देता है कि अब तो जाग जाओ, दिन निकल आया है, सब जीवों को अब अपने काम में लग जाना चाहिए। तो ये सब उसने बातें की होंगी। किसने? सूरज ने। हम आते हैं अपने अगले क्रियाकलाप के प्रश्न। मैंने आपको पहले ही बताया था, कविता याद करके कक्षा में सुनाओ। तो अभी इसको याद कर लो। सुनाने का काम तो हम लोग स्कूल पे, जब स्कूल खुलेगा तो हम इसको सुनाएंगे। ये हिंदी एसएल में भी कविता एक टॉपिक रहता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, परीक्षा के हिसाब से भी हिंदी एसएल में आपको एक कविता सुनानी होती है, उसमें भी आएगा। और आपको टेस्ट में भी, परीक्षा में भी ये सब क्या होता है? कविता पूरी करो, ऐसे प्रश्न आते ही। तो आपको एक कविता याद कर लेनी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्रियाकलाप की जो प्रश्न हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। हमें इसको भी करना है, कविता याद करना है। मैंने आपको ये गृह कार्य पहले भी दिया था। कविता के बारे में चित्र बनाओ और कक्षा में सजाओ। आपने नोटबुक में तो बनाया है, आप इसको एक चार्ट पेपर में भी चित्र बना सकते हो, ठीक है, जिसमें सूरज का गोला निकलता हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये भी एक्टिविटी का काम है, ये आपको चार्ट पेपर पे करना है। सूरज के बारे में कुछ और कविताएं पढ़ो, लिखकर कविता कोना में लगाओ, ठीक है। तो ये हमें सूरज पे और भी कविताएं। सूरज एक ऐसा ग्रह है, तारा है, अरे तारा है, जो सबको आकर्षित करता है। सूरज चंदा पे बहुत ज़्यादा कविताएं बनी हुई हैं। तो बच्चों, नेट पे एक छोटी कविता, उसको ढूंढनी है और उसको चार्ट पेपर पे लिख के लिखना है, ताकि हम इसको स्कूल खुलने पे लगा सकें। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। तो ये जो क्रियाकलाप के प्रश्न हैं उनको भी करना है, उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास समय की समय कमी नहीं है। तो कविता याद करना, सूरज पे और कविता ढूंढना, कविता सूरज पे कोई चित्र चार्ट पेपर पे बनाना, उसको रंग करना, ये सब भी आपको करना है। तो आज हमने अपना पहला पाठ
पूर्ण कर लिया, पूरा कर लिया।